हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब मस्त होंगे। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का आज हम पार्ट 3 देखने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमने डीएनए की स्ट्रक्चर और डीएनए आरएनए के डिफरेंस ये सब देखे और डिस्कवरी वगैरह के बारे में। एंड सेकंड पार्ट में हमने रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन देखा। अब हम आगे देखते हैं ट्रांसलेशन वगैरह के बारे में। ठीक है, आपको पता ही है कि रेप्लिकेशन का मतलब क्या, रेप्लिकेशन का काम क्या है। रेप्लिकेशन में ये होता है ना कि डीएनए से डीएनए बनता है, यानी कि डीएनए की कॉपी बनती है। एंड ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए की कॉपी तैयार होती है ना। वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो होता है वो कॉपी होता है इनटू आरएनए। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि हमें अब बनाना है क्या, आरएनए से हमें प्रोटीन बनानी है। एंड डीएनए से आरएनए बनाने में या फिर डीएनए से डीएनए की कॉपी करने में क्या था, न्यूक्लियोटाइड थे, ये भी इसमें भी न्यूक्लियोटाइड थे। तो कॉम्प्लीमेंट्रिटी के बेसिस पर ये हो गया, ये इजी था। एंड डीएनए से आरएनए में भी यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्रिटी के बेसिस पर जो है डीएनए से आरएनए की कॉपी बन गई है। ठीक है, डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड कॉपी हो गया यहाँ पे भी, क्योंकि ये भी न्यूक्लिक एसिड था, मतलब यहाँ भी न्यूक्लियोटाइड्स है, यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड्स है। लेकिन प्रोटीन जो होती है वो पॉलीमर होता है किसका, अमीनो एसिड्स का। ठीक है, वहां पे अमीनो एसिड्स होते हैं, तो हमें न्यूक्लियोटाइड से अमीनो एसिड में इंफॉर्मेशन को कॉपी करना है। तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पे जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो कॉपी होती है उसकी, और अनदर न्यूक्लिक एसिड बन रहा है। ठीक है, डीएनए से डीएनए या फिर डीएनए से आरएनए, अनदर न्यूक्लिक एसिड बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इजीली जो है किसके बेसिस पर, कॉम्प्लीमेंट्रिटी के बेसिस पर ये हो जाता है। लेकिन ट्रांसलेशन की जब बात करते हैं हम, तो यहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से जो है पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड में जानी है। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनना है, लेकिन ये क्या है, दिस इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड ये क्या है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो इंफॉर्मेशन को इस तरह से लाना है, तो यहाँ पर कोई कॉम्प्लीमेंट्रिटी एग्जिस्ट नहीं करती है न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड के बीच, और थ्योरेटिकली भी हम कुछ ऐसा ड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, है ना। तो इस चीज के लिए जेनेटिक कोड मतलब क्या होता है, ये काम कौन करेगा, कैसे होगा, वो सब हम देखने वाले हैं। जेनेटिक कोड होते हैं और वो कोड जो होंगे वो टीआरएनए पढ़ेगा, यानी कि एक तरीके से जो न्यूक्लियोटाइड है उन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को एज ए कोड पढ़ा जाएगा। एंड उन कोड को पढ़ने का काम एक स्पेशल आरएनए करेगा। वो कोड भी पढ़ना जानता है एंड वो उस कोड के हिसाब से जो है अमीनो एसिड को लाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इन्होंने इसको सपोर्ट करने के लिए जो नोटेशन है, दैट चेंज न्यूक्लिक एसिड जो कि है जो क्या करेगा, अमीनो एसिड में मतलब न्यूक्लिक एसिड को जो है चेंज करेगा किसमें, अमीनो एसिड में। तो अब ये वाली चीज हम देखने जा रहे हैं। तो ये सब जान मतलब डिटरमाइनिंग बायोकेमिकल नेचर जो है जेनेटिक मटेरियल का और डीएनए के स्ट्रक्चर, ये सब कुछ बहुत एक्साइटिंग था। ठीक है, हम पहले देख चुके हैं, लेकिन जो जेनेटिक कोड है ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग था, और इसके लिए जो है ट्रू सेंस चाहिए थी। इसमें साइंटिस्ट, डिफरेंट साइंटिस्ट के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत थी, जैसे कि फिजिसिस्ट की एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट की, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से जानता हो एंड मतलब उस पर रिसर्च कर रहे हो, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट की एंड बायोकेमिस्ट की भी, और साथ में जेनेटिस्ट, यानी कि इन सब की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। इतना चैलेंजिंग ये था। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट आते हैं, जॉर्ज गैमो, वो एक फिजिसिस्ट थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि हु आर्ग्यू दैट देयर आर ओनली 4 बेसिस। अब देखो इन्होंने क्या बताया था, एक्चुअली इन्होंने बताया था कि अब देखो 4 बेसिस होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और आरएनए में थाइमिन के बदले यूरेसिल। ठीक है, 4 बेसिस होती है किसी जेनेटिक मटेरियल में, या तो डीएनए में भी लेके चले तो वहां भी 4 है, आरएनए में भी 4 है, बस थाइमिन और यूरेसिल का ही तो फर्क है। तो 4 बेसिस है, और कोड करना है कितने का, 20 अमीनो एसिड कोड करने हैं। तो 20 अमीनो एसिड कोड करने के लिए 4 बेसिस का कितना कॉम्बिनेशन बनाया जाए, तो
4 से 4 अमीनो एसिड कोड कैसे होंगे? 4 के लिए 4 का तो नहीं हो सकता। अब कॉम्बिनेशन अगर हम बनाए दो दो का, यानी कि डबलेट रखें, ठीक है, 4 into 4 डबलेट करते हैं इनको, तो कितना हो जाएगा? 16, यानी कि 16 भी 20 के लिए कम रह जाएंगे। लेकिन अगर हम ट्रिपलेट करते हैं 4 into 4 into 4, ओवरऑल कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे यहाँ पर? इन चारों बेसिस के 64 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। एंड ये 64 कॉम्बिनेशंस जो है, दीज उन्होंने बोला कि साइंटिस्ट ने बोला कि ये 64 कोडोन है, ठीक है, कोडोन। तो उन्होंने यही बात बोली कि 4 बेसिस हैं, अगर वो कोड करे 20 अमीनो एसिड के लिए तो उनको कॉम्बिनेशन बनाना होगा बेसिस का। और कॉम्बिनेशन ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ 4 अकेले रह के कोई कॉम्बिनेशन बना पाएंगे। कॉम्बिनेशन यानी कि वो 4 फिर से मतलब डबल करके देखा, फिर उन्होंने ट्रिपल करके देखा, तो उन्होंने ये बताया कि डबल से तो काम नहीं बनेगा, ट्रिपल से काम बनेगा। ट्रिपलेट जब कोडन होगा, उन्होंने बोला कि बोल्ड प्रोपोजिशन था, और कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस और जनरेट किए 64 कोडोन्स, यानी कि ये वैसे तो ज्यादा है 20 से, लेकिन अब इससे कम में तो काम नहीं चलेगा। अगर ये डुप्लेट होता तो यहाँ पर तो सिर्फ 16 कोडोन तैयार होते, लेकिन इसके अलावा जो है, इससे एक ज्यादा करने पर ट्रिपलेट होगा, और ट्रिपलेट में 64 कोडोन बनेंगे। ये है तो काफी ज्यादा, लेकिन कोडोन जो है वो ट्रिपलेट ही है। और इसका मतलब इसके प्रूफ भी होते, प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट कोडोन वाज ट्रिपलेट वाज ए डाउंटिंग टास्क, ये काफी ज्यादा बड़ा टास्क था। अब देखो इसके बाद क्या आता है, हरगोविंद खुराना, ठीक है, ये इंडियन साइंटिस्ट थे, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिंथेसिस किया आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। उन्होंने डिफाइंड कॉम्बिनेशंस में उन्होंने मतलब अपने हिसाब से अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए, होमोपोलीमर्स और कोपोलीमर्स आरएनए के, ठीक है। अब उन्होंने कैसे कैसे बनाए देखो, क्योंकि कोड जानने थे। अब यहाँ पर ये स्पेशली इसीलिए था कि कोड जानने थे। जैसे उन्होंने मान लो होमोपोलीमर में ए का कॉम्बिनेशन बनाया ऐसे करके, ठीक है, या फिर ऐसे बना लिया ए यू का कॉम्बिनेशन, डबल का भी बनाया उन्होंने, सबका सिंगल सिंगल का भी किया, ठीक है, रफली बता रही हूँ, सबका सिंगल सिंगल का एंड सबका डबल डबल का भी ऐसे ऐसे बनाते गए वो। और इससे बनाने से जो अलग अलग अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं वो पता लगा। जैसे कि जब उन्होंने ये ए वाला बनाया, तो यानी कि जो ट्रिपल ए मतलब कोड तो ट्रिपलेट है, तो यानी कि यहाँ पर जो अमीनो एसिड्स मिले वो मतलब जो कोड कर रहे थे वो क्या मिले, आगे हम टेबल में देखेंगे भी इसके बारे में। तो जहां पर ए होगा वहां पर क्या मिलेगा, जिसके लिए भी ये कोड कर रहा होगा ये, या जहां पर भी ए मतलब ए होगा। अब देखो यहाँ जब दो लिए, दो से यहाँ सिर्फ सिंगल टाइप के कोडोन मिल रहे हैं, और यहाँ पर देखो ए यू लेने के बाद दो तरह के कोडोन मिल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर यहाँ पर सारे जब प्रोटीन सिंथेसिस हुई होगी, ट्रांसलेशन, तो यहाँ पे सब एक ही तरह के अमीनो एसिड मिले, ठीक है। तो इस बात से ये पता लग गया, जब उन्होंने आर्टिफिशियली क्या किया, आरएनए सिंथेसिस किया, और फिर उससे ट्रांसलेशन जब हुआ, तो उससे जो अमीनो एसिड मिला, तो ये बात समझ गए कि ये वाला जो है ये कोड कर रहा है इस वाले अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। ये सिर्फ मैं अभी रफली आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ऐसे ही जब उन्होंने जब दो का मतलब कोपॉलीमर बना के देखा, तो वहां पर जैसे ए था, फिर यू, तो यहाँ पर उन्हें कुछ ऐसा मिला कि दो तरह के अमीनो एसिड का सीक्वेंस आ रहा है, A1 A2 इस तरह से। तो वो समझ गए कि यानी कि ये जो है इसके लिए कोड कर रहा है, इस अमीनो एसिड के लिए, और ये वाला कोडोन इसके लिए कोड कर रहा है। ऐसे ही दूसरे भी जैसे भी उन्होंने कॉम्बिनेशंस बनाए अलग अलग, ठीक है, तो उन कॉम्बिनेशन से जो है कोडोन तैयार की गई। ये काफी मतलब टिपिकल काम था। तो ये बात पता चल गई कि हरगोविंद खुराना जो है उन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल बनाए डिफाइन कॉम्बिनेशन के, और जो मार्शल न्यूरेनबर्ग थे उन्होंने सेल फ्री सिस्टम, जो यानी कि सेल के बिना प्रोटीन सिंथेसिस की, और फाइनली क्या हुआ, हेल्प द कोड टू बी डिसिफर्ड, यानी कि फिर फाइनली कोड के बारे में पता लगे कि कौन सा कोड किस लिए काम कर रहा है। ये सारी चीजें कर करके उन्होंने जब देखी, तब ये सारे कोड तैयार किए गए जो हमें अभी टेबल मिलने वाली है। तो
सेवेरोओकोया एंजाइम जो है, यानी कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ये हेल्पफुल था किसमें? आरएनए की पॉलीमराइजेशन कराने में, मतलब आरएनए बनाने में। तो क्या है, नॉर्मली जो है जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन में तो हमें पता ही है कि हमें टेम्पलेट की जरूरत होती है, ठीक है, टेम्पलेट यूज होता है। एंड वहां पर एंजाइम कौन यूज होता था? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या एंजाइम यूज हुआ है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। और ये जो है, ये इसे टेम्पलेट की जरूरत नहीं है, और ये डिफाइंड सीक्वेंस में जो है पॉलीमराइजेशन कराता है, ठीक है। और यहाँ लिखा भी है कि ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मिरर में काम कर रहा था, और ये आरएनए सिंथेसिस कर रहा था। अब हम फाइनली वो चेकर बोर्ड देखते हैं। कहाँ पे थे हम कि कोडोन जो है वो ट्रिपलेट होता है, एंड 61 जो होते हैं वो कोड करते हैं अमीनो एसिड के लिए। बाकी के जो 3 होते हैं वो कोड नहीं करते हैं, और वो वहां पर जो है ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाता है। अगर किसी आरएनए में ये वाले कोडोन आ गए, जैसे कि धीरे चल रहा है, ट्रांसलेशन प्रोसेस चल रही है, अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं, कोड पढ़ के अमीनो एसिड आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्टॉप कोडोन आता है तो वहां पे क्या होता है, कोई अमीनो एसिड नहीं होता उनका, वो किसी के लिए कोड नहीं करते, और वहीं पर जो है ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा। तो इसलिए हम इनको स्टॉप कोडोन बोलते हैं। और ये कौन कौन सा होता है? UAA, UAG एंड UGA। देखो यहाँ पर भी ये है, देखो इसमें दिख रहा है ना चेकर बोर्ड में, UAA, UAG एंड UGA, ये these 3 आर स्टॉप कोडोन, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। वन कोडोन कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड, ठीक है। एक कोडोन जो है वो एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, कभी भी आपको एक कोडोन 2 अमीनो एसिड के लिए कोड करता हुआ नहीं दिखेगा। Hence, it is unambiguous and specific। तो आपको ये याद रखना है कि unambiguous और specific का मतलब क्या है, कि एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। अब देखो यू है, ये इसके लिए कर रहा है, कहीं आपको ये तो नहीं लिखा हुआ दिख रहा है कि ये 2 के लिए कोड कर रहा है, नहीं ना, सिर्फ एक अमीनो एसिड के लिए कर रहा है। या फिर UUA है, वो भी एक के लिए कर रहा है, UUG भी एक के लिए कर रहा है, CCU भी एक के लिए कर रहा है, 2 के लिए तो कोई भी कोड करता हुआ नहीं दिख रहा है ना पूरी टेबल में आपको। अब हम देखते हैं, कुछ अमीनो एसिड ऐसे भी होते हैं, सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। कुछ ऐसे होते हैं कि वो जो है एक से ज्यादा कोडोन के थ्रू कोड होते हैं। जैसे कि हम देखो एग्जांपल देख सकते हैं, फिनाइल एलेनिन में भी आपको दिख रहा है UUU है, ये भी फिनाइल एलेनिन के लिए कोड कर रहा है, एंड UUC भी। और अब ल्यूसीन का ही देख लेते हैं, यहाँ पे देखो ये इतने सारे कोडोन है और सब ल्यूसीन के लिए कोड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं है ना ऊपर वाला, कि एक कोडोन तो एक के लिए ही कर रहा है ना। काउंटिंग को देखो आप, काउंटिंग के हिसाब से देखो, एक ने तो एक को ही किया ना, नाम को मत देखो इस वक्त। उस वक्त आप देखो कि काउंटिंग, एक ने सिर्फ एक के लिए कोड किया, कभी भी एक दूसरे के लिए नहीं। एक साथ ये 2 के लिए कोड करते हुए नहीं दिखेंगे आपको। और दूसरे के मतलब क्या है, कि यानी कि एक ही अमीनो एसिड है लेकिन उसके काफी सारे अलग कोडोन है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, सबके लिए नहीं है ये कुछ अमीनो एसिड्स के लिए है, ठीक है। तो some amino acid are coded by more than one codon, और इसीलिए जो कोड है वो डीजेनरेट है। तो आपको ये भी याद रखना कि डीजेनरेट का मतलब क्या है। फिर फोर्थ पॉइंट, कोडोन इज read in mRNA in contagious fashion, there are no punctuation। अब देखो कोडोन को जो है mRNA में ये दिख रहे हैं, ये हम mRNA देख रहे हैं, यहाँ पर हम कोडोन को देख रहे हैं कि आपको कोई पंक्चुएशन दिख रही है नहीं ना। तो एक कॉन्टाजियस फैशन में इसको रीड किया जाता है, जैसे कि ये ट्रिपलेट है तो ये एक कोडोन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। और एक और खास बात है कि कोडोन जो है कभी भी हम स्किप नहीं करेंगे, कि हमने एक बेस को स्किप करके मान लो ये वाला छोड़कर ऐसे रीड किया, नहीं, ऐसे भी नहीं होगा। या फिर ऐसे कि ओवरलैप कर दिया, ये भी नहीं होगा। नो ओवरलैपिंग, नो स्किपिंग, ये वाली चीजें नहीं होती है यहाँ पर, ये कॉन्ट्राजियस एक्सप्रेशन में पढ़ा जाता है, और कोई पंक्चुएशन यहाँ पे नहीं होती है साथ ही। और फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं कि ये जो होते हैं कोडोन नियरली यूनिवर्सल होते हैं। अगर ये लिखा है यूनिवर्सल कोड इज यूनिवर्सल, तो वो रॉन्ग होगा, नियरली यूनिवर्सल, क्योंकि देयर सम एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, तो नियरली यूनिवर्सल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, चाहे बैक्टीरिया में देखे या ह्यूमन बीइंग में देखे, यू जो है वो फिनाइल एलेनिन के लिए ही कोड कर रहा है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो कोडोन्स होते हैं फाउंड, ठीक है, और कुछ प्रोटोजोन्स में।
वो एक्सेप्शन है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है नियरली यूनिवर्सल। अब देखते हैं AUG जो होता है, AUG दो काम करता है। क्या क्या काम करता है? एक तो मिथ्योनिन के लिए कोड करता है और दूसरा ये इनिशिएटर कोडोन होता है, यानी कि यहाँ जो है यहाँ से इनिशिएशन होगा, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगी, ट्रांसलेशन शुरू होगा, और या ये एक तो ये काम कर रहा है, शुरू हो रहा है यहाँ से, और दूसरी चीज ये कोड कर रहा है, तो इसको इनिशिएटर कोडोन भी बोलते हैं, और ये मिथ्योनिन के लिए कोड कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये कुछ कोडोन तो याद ही रखने हैं। तो ये वाले स्टॉप कोडोन्स याद रखने हैं आपको। ठीक है, ये स्टॉप कोडोन्स एंड स्टार्टिंग जो कोडोन है ये पता होना चाहिए। और जैसे कि यू का बार बार जिक्र हो रहा है यहाँ पे फिनाइल एलेनिन के लिए, तो ये आपको याद रखना होगा, और बाकी ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड के बारे में। तो अब देखो जीन और डीएनए के बीच में जो रिलेशनशिप है वो म्यूटेशन स्टडीज से जो है वो समझ ली गई। पहले हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है, चैप्टर 5 में काफी चीजें। तो अब डिलीशन और रीअरेंजमेंट अगर होगा डीएनए में, वो ये सब देखेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो ये है, देखो थोड़ा यहाँ देखते हैं। लॉस और गेन जो होगा जीन में, अगर हम जीन में कोई लॉस हो या गेन हो तो उससे काफी मतलब उससे म्यूटेशन आ जाएगा, चेंज हो गए। या अब देखो एक म्यूटेशन ऐसा होता है, म्यूटेशन के बारे में हमने अलग अलग देखा था कि म्यूटेशन में होता है या तो ऐसा होगा कि कोई चीज जो है हम एक को हटा के दूसरा लगा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल भी दिया है पॉइंट म्यूटेशन का, जहां पर एक सिंगल बेस, तो ये सब्स्टिट्यूशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, सिंगल बेस जो है बेस पेयर जो है वहां पे चेंज हुई है जीन में बीटा ग्लोबिन चेन की, और उसकी वजह से ही अमीनो एसिड चेंज हो गया ग्लूटामेट से वलीन। ठीक है, और इसकी वजह से ही वो डिजीज जो सिकल सेल एनीमिया है वो होती है। और ये लास्ट लेक्चर में इसके मतलब जो लास्ट चैप्टर था उसमें इसके बारे में काफी दिया भी है। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर GAG जो था GAG के बदले GUG में चेंज हो गया था आरएनए में। ठीक है, अब इसकी वजह से देखो क्या हुआ, एक सिर्फ एक की वजह से कितनी दिक्कत हो गई। जो शेप थी आरबीसी की वो बाइकॉनकेव होती है, लेकिन इस एक अमीनो एसिड चेंज होने की वजह से जो शेप बाइकॉनकेव होती थी वो अब कैसी है, सिकल शेप है। और इसकी वजह से ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होती है, और इसकी वजह से बहुत मतलब ये ब्लड में काफी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, ये चीजें आपने देख ली है। अब यहाँ पर देखो यही समझाया है मैंने, पहले भी ये आपको समझाया था इंसर्शन और डिलीशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई जैसे कि ये नॉर्मल एक हमें कंसीडर करना है कि भाई ये नॉर्मल सीक्वेंस है। अब यहाँ पे इंसर्शन दिखा रहे हैं कि अगर बी यहाँ पर देखो इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, रेड से पहले जो है हेज और रेड के बीच में यहाँ पर बी लेके आए। जैसे यहाँ पर बी आया तो बी आने की वजह से, क्योंकि कोडोन ट्रिपलेट होते हैं, तो पहले रेड था या अब यहाँ पे बी आर ई हो गया और DCA। ठीक है, तो इस तरह से जो अरेंजमेंट है देखो वो अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, एक का अगर इंसर्शन होगा तो अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। फिर एक और यहाँ पर इस बार जो है बी और आई साथ में इंसर्ट किया, तो इस बार भी अरेंजमेंट चेंज होता दिख रहा है आपको। ठीक है, रेड कैप तो नहीं बचा ना, अरेंजमेंट चेंज हो गया। लेकिन अगर 3 लेटर्स साथ में इंसर्ट करते हैं, 3 लेटर इंसर्ट करने से जो रेड कैप है वो ऐसा कैसे ही बचा, यानी कि अरेंजमेंट कोई चीज इंसर्ट हो रही है लेकिन फिर भी अरेंजमेंट जो है वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, वो जो पुराने जो एग्जिस्टिंग कोडोन थे इसके बाद के वो ऐसे के ऐसे ही हैं। ठीक है, एक अलग से एक्स्ट्रा इंसर्ट हो गया लेकिन अरेंजमेंट तो नहीं बदला है ना। तो यहाँ पे सेम एक्सरसाइज यहाँ पे वही है, रिपीट की गई है डिलीशन के लिए। तो डिलीशन में भी अगर आप एक यहाँ पे आपने एक हटाया, ठीक है, यहाँ पे क्या रिमूव किया है, राम एस आर, यहाँ से आर को हटा दिया है। ठीक है, यहाँ से आर ई को हटा दिया है और यहाँ से आर ई डी पूरे को हटाया है। तो ऐसे रिमूव कर करके देखा तो ये चीज इससे पता लगी बाद में कि देखो अगर 1 या 2 का इंसर्शन या डिलीशन है या उनके मल्टीपल्स का ऐसे इंसर्शन या डिलीशन है तो उसकी वजह से अरेंजमेंट जो है वो चेंज होगा, यानी कि शिफ्ट हो जाएगा
फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अगर 3 या 3 का मल्टीपल्स अगर इंसर्ट या डिलीट होंगे तो अरेंजमेंट जो है वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे लिखा भी है देखो, इंसर्शन और डिलीशन में अगर 1 और 2 बेसिस, ठीक है, होंगे तो वो चेंज कर देंगे फ्रेम को फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। जहां पे इंसर्शन या डिलीशन होगा उसका वहां जो है पॉइंट, उस पॉइंट पर फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। इंसर्शन और डिलीशन अगर 3 का है, इसके मल्टीपल बेसिस का है, तो उससे क्या होगा, उससे कोडोन हिंस 1 और मल्टीपल अमीनो एसिड रीडिंग फ्रेम रिमेन अनअल्टर्ड। तो इसकी वजह से ऐसा तो हो जाएगा कि भाई अमीनो एसिड ऐड हो जाएंगे, लेकिन जो फ्रेम है वो अल्टर नहीं होगा, ठीक है। तो इस वाले म्यूटेशन को, जहां पे फ्रेम शिफ्ट हो रहा है, इसको तो बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या डिलीशन, या अगर ओवरऑल बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। लेकिन जहां पर नहीं शिफ्ट हो रहा है, अब यहाँ तो इन्होंने बोला कि फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन, तो ये किस वाले के लिए बोला है, फ्रेम शिफ्ट ऊपर वाले के लिए बोला है, ठीक है। और जहां पे नहीं हुआ है, जैसे यहाँ पे नहीं हो रहा है, अनअल्टर्ड है, तो इस वाले को बोलेंगे यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट नहीं हुआ है। ओके, दिस फॉर्म द जेनेटिक बेसिस ऑफ प्रूफ इज ट्रिपलेट इज रीड इन ए कॉन्ट्राजियस मैनर। तो यहाँ पर एक बात भी समझ आती है, इससे प्रूफ भी होता है, ऐसे ही म्यूटेशन हो रहा है अगर, तो इसका मतलब है कि ये हमेशा कॉन्ट्राजियस मैनर में ही जो कोडोन है उसको रीड किया जाता है। तो जो ये ऊपर वाले हैं, जहां पर देखो इंसर्शन डिलीशन से चेंज हो रहा है ना, ये इसके लिए फ्रेम शिफ्ट है, और जबकि यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टीआरएनए के बारे में। देखो पहले हम देख लेते हैं नॉर्मली आरएनए, ठीक है। आरएनए 3 टाइप्स के हैं, एमआरएनए और आरआरएनए एंड टीआरएनए। अब देखो ये जो एमआरएनए है ये मैसेज लेके आएगा, ठीक है, यानी कि इस पर वो सीक्वेंस है जिसको देखकर प्रोटीन बनेगी। आरआरएनए जो है वो मशीनरी वाला काम करेगा, है ना। एंड टीआरएनए का काम होगा, वो रीड करेगा एक तो कोड को, ठीक है, जो भी कोड्स होंगे, एंड साथ ही वो अमीनो एसिड को लेके आएगा, ठीक है, अमीनो एसिड ट्रांसफर। अब ये उसी के बेसिस पर कि कौन सा कोडोन है, उसके बेसिस पर ही वो जानता है, उसको ये चीज सिखाई गई है कि तुम इस कोडोन पर ये वाला अमीनो एसिड लेके आओगे, ये सिर्फ टीआरएनए को पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम टीआरएनए के बारे में ही देखते हैं। टीआरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो फ्रांसिस क्रिक, जिसके बारे में हमने पहले भी देखा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात जहाँ पे आई, जहाँ पे रेप्लिकेशन का मॉडल से भी कंजर्वेटिव की बात आई, वॉटसन के साथ मिलकर उन्होंने वो भी बताया। और अब यहाँ पर भी, ठीक है, कि जो टीआरएनए होता है वो क्या है, एडेप्टर मॉलिक्यूल है। फ्रांसिस ने जो है, अब देखो हम देखते हैं that there has to be mechanism to read the code and also link it to the amino acid। तो फ्रांसिस क्या हुआ, पहले तो ये चीज नहीं पता थी प्रोपोर्शन को ये सब, लेकिन बाद में ये सब चीजें पता लगी, ठीक है। तो अमीनो एसिड के पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं होता, ठीक है। अब कोई तो है जो ये काम कर रहा है, ठीक है, कि वो अमीनो मतलब कोड देख रहा है और अमीनो एसिड को ला रहा है। अमीनो एसिड की कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती, ठीक है, कि वो खुद से ही कोड को रीड कर ले, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि भाई अमीनो एसिड खुद तो नहीं पढ़ता है, लेकिन कोई है। तो उन्होंने यही चीज बताई कि भाई अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये बात थी कि अमीनो एसिड खुद नहीं रीड कर सकता, तो कोई और तो होगा। जैसे कि अगर हम किसी की भाषा हम नहीं जानते हैं, ठीक है, और हमें उसकी कंट्री में जाना है, तो हम कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो कोई कोई तो होना चाहिए ना जो और वो भी हमारी भाषा नहीं जानते, तो कोई ऐसा होगा जो बीच में होगा, जो उनकी भी समझ रहा है और हमें भी समझ रहा है, ठीक है। यहाँ वही वाली बात होगी। तो यहाँ पर जो ये टीआरएनए ये काफी पढ़ा लिखा है, तो ये क्या कर रहा है, ये कोड देख रहा है, पढ़ रहा है, और फिर जो भी अमीनो एसिड को उस कोड पर जाना है उसको ही लेके आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन्होंने यही बताया
फ्रांसिस क्रिक ने कि भाई एक अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है जो कि एक हैंड से क्या करता है, पढ़ता है कोड को, और दूसरे हैंड से वो क्या करता है, अमीनो एसिड को बाइंड किए रखता है। ठीक है, उसका नाम क्या है, टीआरएनए। और टीआरएनए को सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। देखो टीआरएनए के काफी नाम है, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए सोल्यूबल आरएनए और टीआरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये इसके नाम है अलग अलग। तो अब देखते हैं इसका रोल जो है एडेप्टर मॉलिक्यूल, ये काफी बाद में पता लगा, इसीलिए इसका नाम बाद में ही ये वाला दिया गया। अब देखते हैं टीआरएनए के बारे में। टीआरएनए के पास क्या क्या है, अब देखो ये टीआरएनए की स्ट्रक्चर दी है। ठीक है, एक तरफ यहाँ पर जो है टीआरएनए से देखो एक तरफ अमीनो एसिड बाइंड दिख रहा है एक हैंड पे, और एक हैंड से ये पढ़ रहा है, बता रहे हैं ना कि कोडोन को पढ़ रहा है। तो इसके पास जो है कोडोन की एंटी कोडोन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है कि टीआरएनए के पास एंटी कोडोन लूप होती है, और जिसमें बेस होती है, कौन सी बेस होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री होंगी कोडोन के, कोडोन से कॉम्प्लीमेंट्री बेस होती है उस हैंड पर। ठीक है, तो वो जो हैंड होगा उस पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस है, तो वो पढ़ लेगी कि भाई यू के ए के सामने यू, जी के सामने सी, और यू के सामने ए, ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसने इस हैंड के थ्रू क्या किया, रीड किया कोड को। तो ये पता लग गया आपको कि टीआरएनए के पास एंटी कोडोन लूप होती है, ये इसकी जो है एंटी कोडोन लूप है, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस प्रेजेंट होती है, और इस पे जो है अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है, ये वाला अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड है, और यहाँ पर अमीनो एसिड बाइंड है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। इनिशिएशन के लिए अनदर स्पेसिफिक टीआरएनए इज रेफर्ड। अब देखो ये बात होगी, हमें पता लग गया टीआरएनए के बारे में, उसके पास ये अलग अलग हैंड्स है। अब ये दो अलग हैंड्स है, इनके बारे में क्योंकि आपके लेवल का नहीं है तो इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको यही समझना है कि एक जो लूप है वो एंटी कोडोन लूप है, और दूसरी वाली जो है जहां पर अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो है इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, और ये जो होती है क्लोर लीफ लाइक दिख रही है। यहाँ पे लिखा है ना टीआरएनए जो है इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है वो क्लोर लीफ लाइक होती है, और एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होती है जिसमें काम करता है सच में, वो जो होती है वो इन्वर्टेड एल शेप होती है। ठीक है, तो इन्वर्टेड एल शेप जो होगी वो टर्शरी स्ट्रक्चर है। ओके, टर्शरी स्ट्रक्चर। अब इसके अलावा इनिशिएटर टीआरएनए के बारे में बोला, तो इनिशिएटर टीआरएनए कौन होगा। अब देखो इनिशिएटर कोडोन कौन है, इनिशिएटर कोडोन कौन सा है, AUG, और वो कोड किसके लिए करता है, मिथियोनिन के लिए। तो टीआरएनए भी कौन सा होना चाहिए, कौन सा टीआरएनए होना चाहिए, तो यहाँ पर टीआरएनए भी वही होना चाहिए जिस पर मिथियोनिन लगाओ, है ना, मिथियोनिन वाला, वो मिथियोनिन लेके आएगा और वो रीड करेगा क्या, AUG। ठीक, तो इनिशिएशन के लिए अब यहाँ पे एक चीज बताइए ना कि इनिशिएशन के लिए जो है टीआरएनए की जरूरत होगी, तो उसे इनिशिएटर टीआरएनए बोलेंगे। लेकिन ये बोला है कि टीआरएनए, कोई टीआरएनए नहीं होता स्टॉप कोडोन के लिए। स्टॉप कोडोन कौन कौन से हैं, अब देखो यहाँ पर हम, थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये हमारा mRNA है, इस पर ये AUG, ये बहुत सारे कोडोन होंगे। इसके अलावा बाद अचानक से आ जाता है स्टॉप कोडोन, तो यहाँ इसके लिए आएगा। ठीक है, ये कोड करता है किसी अमीनो एसिड के लिए, फिर दूसरा वाला भी कोड करेगा, तीसरा चौथा जो भी है सब, लेकिन इसके लिए कोई अमीनो एसिड नहीं होता है। ठीक है, तो कोई अमीनो एसिड नहीं आएगा। और टीआरएनए का काम क्या होता है, टीआरएनए का काम होता है कि वो कोड पढ़े और फिर क्या करे, अमीनो एसिड, कोड के हिसाब से अमीनो एसिड लेके आता है ना वो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अमीनो एसिड नहीं चाहिए तो इसके लिए कोई टीआरएनए भी नहीं होता है। ठीक है, इन सब, तो इनिशिएटर टीआरएनए होता है लेकिन कोई जो है स्टॉप कोडोन के लिए टीआरएनए नहीं होता, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस स्लाइड से हमें क्या समझ आया है, इस स्लाइड पे हमें समझ आया कि टीआरएनए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही वो महान व्यक्ति है जो कोड को पढ़ रहा है और अमीनो एसिड को लेके आ रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसको ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं, इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल बोला है, और किसने बोला है, फ्रांसिस क्रिक ने बोला है। और इसके अलावा इसके पास
सकता है कि इसके पास जो एक हाथ होता है, एक हैंड होता है जिससे ये कोड को पढ़ लेगा, और दूसरा हाथ है जिस पर अमीनो एसिड लिए रहता है। तो जो जिससे ये कोड को पढ़ रहा है उसे एंटी कोडोन लूप कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस रखता है अपने ऊपर, वही वाली कॉम्प्लीमेंट्री रखता है जो कोडोन में है, ठीक है। बाकी जो दूसरा उसका हैंड होगा अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड जो है उस पर अमीनो एसिड होगा, ठीक है। अब इनिशिएशन अगर करना है तो उसके लिए टीआरएनए होगा, लेकिन अगर टर्मिनेशन करना है तो यानी कि स्टॉप कोडोन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता है। और बात क्या पता लगी है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है टीआरएनए की वो क्लोवर लीफ लाइक होती है, और अगर टर्शरी स्ट्रक्चर जो होती है वो इन्वर्टेड एल शेप होती है, ठीक है। हम्म तो हमें ये तो पता लग गया है कि चार्जिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल चार्जिंग होनी जरूरी है। और चार्जिंग का मतलब क्या होता है कि जो एटीपी की प्रेजेंस में टीआरएनए जो होते हैं वो अमीनो एसिड से जुड़ते हैं, ठीक है। या फिर कहें कि अमीनो एसिड फर्स्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी अपने अपने टीआरएनए से जुड़ते हैं, एंड इसको चार्जिंग ऑफ टीआरएनए भी बोलते हैं और अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी बोलते हैं, ठीक है। और जब ये चार्ज होने के बाद टीआरएनए चार्ज हो गए, उन पर अमीनो एसिड है, अगर वो करीब करीब आएंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगी, ठीक है। इनके बीच में इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगी। अब ये बोल रहे हैं कि इसकी प्रेजेंस के लिए अगर कैटलिस्ट हो तो वो स्पीड अप कर देगा, एनहेंस कर देगा। अब देखो सेलुलर फैक्ट्री जो होगी वो कौन होती है, दैट इज जो रेस्पॉन्सिबल होती है प्रोटीन बनाने के लिए, वो होती है राइबोसोम। बात अगर हम करें यूकैरियोट की, यूकैरियोट में जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है, एटीएस टाइप का राइबोसोम होता है, ठीक है। राइबोसोम, अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें और यूकैरियोट की बात करें, प्रोकैरियोट की बात करें तो 70s टाइप का होता है और यूकैरियोट में होता है 80s टाइप का। तो यहाँ पर 80s टाइप, इन्होंने बात की है कि आरएनए और अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन। तो यहाँ पर आरएनए होता है और साथ में प्रोटीन होते हैं। अपनी ये इनएक्टिव स्टेट जब होती है ना आरएनए की, मतलब राइबोसोम की, तो ये दो सब यूनिट्स में रहता है, एक लार्ज सब यूनिट होती है और एक स्मॉल सब यूनिट होती है। जैसे कि पता ही है 70 वाले में लार्ज कौन सी होती है, 50s, एंड ये होती है 30s स्मॉल वाली, और इसमें होती है 60 एंड 40s, ठीक है। तो जब ये इनएक्टिव होता है, जब ये काम नहीं कर रहा होता, ये अलग अलग रहता है, लेकिन जब इन्हें काम करना होता है ये एक साथ आ जाते हैं। अब क्या होता है, सबसे पहले होता है कि ये mRNA आया, ठीक है, फर्स्ट ये आता है, एंड स्मॉल सब यूनिट सेकेंड जो है स्मॉल सब यूनिट इससे जुड़ जाती है, ठीक है। तो बोला कि स्मॉल सब यूनिट जो होती है mRNA से मिलती है और जो प्रोसेस होती है वो बिगिन हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद जो है थर्ड स्टेप में ये वाला जो है लार्ज सब यूनिट आती है, और फिर ये साथ में जुड़ के काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है दो इन्होंने बताया है कि दो साइड्स होती हैं लार्ज सब यूनिट में, ठीक है। अमीनो एसिड टू बाइंड, एंड अब देखो यहाँ बताया है कि देखो, वैसे तो अगर थोड़ा सा आगे हम देखें तो इसमें ना ये तीन हिस्से होते हैं अलग अलग। एक होता है जहां से एंट्री होती है, एक होता है ए रीजन, एक होता है पी, और तीसरा होता है ई, ठीक है। तो ए वाला यानी कि अमीनो एसिड, यानी कि जहां पर टीआरएनए के साथ अमीनो एसिड आ रहे हैं, और पी मतलब जहां पेप्टाइड बॉन्ड बन रही है, और ई मतलब जहां से ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जैसे कि ये हमारा एमआरएनए है, तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि एक अमीनो एसिड आया, ठीक है, मतलब टीआरएनए आया एक, उसने कोड, मतलब वो कोड देखकर ही आता है कि भाई ये वाला कोड है, उस पर अमीनो एसिड है, ठीक है। तो वो हमेशा पी वाले पे आएगा, इस पोजीशन पे आएगा। फिर दूसरा जो है वो ए वाली पोजीशन पे आएगा टीआरएनए, और ये वाले से ये वाला ऐसे बॉन्ड बनाता है, और फिर ये जो इधर वाला है ये इधर खिसक जाएगा, और ये सारी की सारी पेप्टाइड जो पुरानी भी है वो इसके सर पे आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये राइबोसोम जो मतलब जो राइबोसोम है ये फिर आगे मूव हो जाएगा, एक कोडोन से दूसरे कोडोन पे शिफ्ट हो जाएगा, और फिर इस तरह से जो ये टीआरएनए ये वाला है ये इधर आपको मिलेगा, मतलब ये जो है ये पी वाली पोजीशन पे आपको मिलेगा, और ए वाले पे फिर से कोई एंटर करेगा, ठीक है। तो हमेशा ये वाली चीज चलती है। तो यहाँ क्या लिखा है कि क्लोज क्या होता है, अमीनो एसिड आएंगे, क्लोज आएंगे। अब देखो ये आया, जब दो क्लोज आएंगे तो यहाँ पे इनके बीच में क्या बनेगी, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगी। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि भाई क्या होता है कि पहले फर्स्ट में चार्जिंग हो गई है, सेकेंड अब क्या होगा, चार्जिंग होने के बाद
ये mRNA आया, mRNA से स्मॉल सब यूनिट जुड़ी, फिर लार्ज वाली जुड़ गई, एंड फिर जो है कोड पढ़ते हैं, tRNA आते हैं, tRNA अमीनो एसिड लेके आते हैं, ठीक है। और उनके बीच में जब वो करीब करीब आते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड बनती है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। फिर जो पुराने वाला होगा वो एक साइड से निकल जाएगा। देखो इधर से एग्जिट होते हुए दिख रहे हैं ना, इधर से ये एग्जिट कर रहे हैं और इधर से ये एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अब इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बन गई है। अब यहाँ पर फिर राइबोसोम जो है, देखो राइबोसोम के बारे में बता रहे हैं कि ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। जो 23S RNA होता है बैक्टीरिया में, और उसको बोलते हैं राइबोजाइम बोलते हैं, ठीक है। वो एंजाइम होता है, एंड ये क्या काम कराएगा, क्या काम कराएगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कराएगा, कैटलिस्ट का है ना, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अब आगे हम देखते हैं तो हमें ये चीज पता लगी, जैसे हमारा ये mRNA है और ये स्मॉल सब यूनिट होगी, एंड राइबोसोम की ये लार्ज सब यूनिट होगी, एंड tRNA आएगा, ठीक है, अमीनो एसिड लेकर। फिर दूसरा tRNA आया अमीनो एसिड लेके, फिर इनके बीच में जो है बॉन्ड बनी, एंड नेक्स्ट स्टेप में होगा ये कि अब ये जैसे यहाँ था, मान लो ये AUG था, यहाँ पे कुछ भी था, तो अब ये AUG था या ये हो गया UAA, ठीक। फिर यहाँ के बाद कोई होगा AUG, वापस रख लेते हैं, AUG होगा यहाँ पर। तो अब देखो ये जो है ये इधर शिफ्ट किया, तो अब यहाँ पर जो है ये रह गया इधर UAA पर, एंड इस पर ये अमीनो एसिड, इससे दूसरा अमीनो एसिड जुड़ गया, एंड ये AUG इधर आया और ये AUG अब ये इधर से एग्जिट कर जाएगा, एंड ये हमारा राइबोसोम शिफ्ट हो गया इस वाले हिस्से पर, मतलब है ना, राइबोसोम यहाँ पर शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा इधर से इधर आ गया। फिर नया इधर एंटर करेगा अमीनो एसिड लेके, फिर ये इधर होगा, ये फिर ये निकल जाएगा, ऐसे ऐसे करके ये एंट्री होती जाएगी, और ऐसे ऐसे यहाँ पर जो है पॉलीपेप्टाइड बनती जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो हम mRNA देख रहे हैं, यहाँ पर एक तरफ स्टार्ट कोडोन है, एक तरफ जो है स्टॉप कोडोन है। तो दिस इज अ स्टार्ट कोडोन, ठीक है, और ये है स्टॉप कोडोन, और इसी के बीच में बाकी और कोडोन्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ट्रांसलेशनल यूनिट जो होती है mRNA में, ठीक है, वो फ्लैंक्ड बाय, ठीक है, दैट इज फ्लैंक्ड बाय स्टार्ट कोडोन एंड स्टॉप कोडोन एंड कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड। तो ये यानी कि इसके स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्ट कोडोन होता है, लास्ट में स्टॉप कोडोन होता है। ये क्या होती है, ट्रांसलेशनल यूनिट होती है। अब आपको पता ही है ये कोड करेगा अमीनो एसिड के लिए, बाकी ये सब भी, और यहाँ तक अमीनो एसिड मिलेंगे, ये अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है। इसके अलावा क्या बताया यहाँ पर, mRNA जो होता है, जब ये हम देख रहे हैं ना, दिस इज आवर mRNA, तो mRNA के पास कुछ एडिशनल सीक्वेंस भी होती हैं जिनकी ट्रांसलेशन तो नहीं होता है, और उनको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। तो जो ये अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं, ये इस साइड भी होते हैं। ये जो साइड है ये कौन सी है, 5 प्राइम साइड है ना, एंड ये वाली साइड कौन सी है, 3 प्राइम साइड है हमारी, है ना। तो जो इधर होगा यानी कि AUG से इस साइड यानी कि अपस्ट्रीम, यानी कि बिफोर स्टार्ट कोडोन, तो इसको बोलते हैं 5 प्राइम UTR, एंड जो इसके बाद होगा स्टॉप कोडोन के बाद, ठीक है, इसको बोलेंगे 3 प्राइम UTR रीजन, ठीक है। तो UTRs जो है दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, 5 प्राइम भी और 3 प्राइम के बाद, यहाँ भी इसके बाद भी 5 प्राइम से पहले एंड 3 प्राइम के बाद। अब ये जो है इफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए जरूरी होते हैं। अब इतना हमें पता लग गया है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। अब हमको देखना है कि ट्रांसलेशन के क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स क्या थे, इनिशिएशन, इनिशिएशन के बाद इलोंगेशन, एंड देन
टर्मिनेशन। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हैं। इनिशिएशन में क्या होगा, यानी कि शुरुआत होगी, AUG को देखेगा, इनिशिएटर TRNA आएगा यहाँ पर। ठीक है, इलोंगेशन में बाकी फर्दर पॉलीमराइजेशन होगा, सारे अमीनो एसिड आएंगे और जुड़ेंगे। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगी। एंड टर्मिनेशन में जो है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे इनिशिएशन में क्या होता है, राइबोसोम बाइंड टू mRNA। इनिशिएशन में जो हमारा mRNA होगा उससे राइबोसोम बाइंड करेगा। ठीक है, और कहाँ पे बाइंड करेगा ये भी देखना, ये AUG जो स्टार्ट कोडोन होता है यहाँ पर। तो अब ये स्टार्ट कोडोन पर यहाँ पे बाइंड करेगा और इसको रिकॉग्नाइज करेगा कौन, यहाँ पर आएगा कौन, TRNA आएगा, और इस TRNA का नाम है इनिशिएटर TRNA। ठीक है, और ये लेके आएगा यहाँ पे मिथियोनिन। ठीक है, मिथियोनिन लेके आएगा, यहाँ पर मिथियोनिन प्रेजेंट होगा। ठीक, अब जो राइबोसोम होता है फिर उसके बाद इलोंगेशन होगा और प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ठीक है, और इस स्टेज में क्या होगा, अमीनो एसिड जो होंगे वो TRNA से लिंक्ड वो आते रहेंगे और फिर उनके बीच में कोडोन टू कोडोन जो है ये क्या होता है हमारा राइबोसोम, ये कोडोन टू कोडोन मूव करता जाएगा और TRNA जो है वो कोडोन को रीड करके mRNA के उसी हिसाब से TRNA आएगा, देखेगा कि ये वाला मेरा है, मतलब अलग अलग TRNA होता है उनपे कोडोन की जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, जिसके ऊपर जो होगी वो उसको देख के वो आएगा और उसके ऊपर जो उसी के हिसाब का जो है अमीनो एसिड रहेगा। ठीक है, जिसको वो कोड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो लिखा है mRNA by forming complementary base pairing with TRNA एंटीकोडोन। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी TRNA आएगा वो mRNA के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनाएगा और फिर राइबोसोम जो होगा कोडोन टू कोडोन मूव करेगा ऐसे mRNA पर। फिर अमीनो एसिड जो होंगे 1 by 1 ऐड होते जाएंगे और ट्रांसलेशन होगा पॉलीपेप्टाइड का। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बन जाएगी और एट द एंड क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड बन गई, इसके बाद तो यहाँ पर तो देखो इनिशिएशन होगा तो यहाँ पर इनिशिएटर TRNA आता है और यहाँ पर सारे जो है कोडोन पढ़ पढ़ के बाकी आगे के TRNA आएंगे सब। और यहाँ पर क्या होगा, इलोंगेशन में होगा क्या, इलोंगेशन में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगी, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और फाइनली जो है पोली पेप्टाइड बन जाएगी। एंड टर्मिनेशन में जहां पर ये UAA या फिर UAG या UGA आया, स्टॉप कोडोन आया, इसको देखते ही क्या होगा, रिलीज फैक्टर जो होता है, यानी कि लिखा है रिलीज फैक्टर जो होगा वो स्टॉप कोडोन पर बाइंड होगा और ट्रांसलेशन को टर्मिनेट कर देगा और इस तरह से जो पॉलीपेप्टाइड है वो अलग हो जाएगी राइबोसोम से। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसलेशन था। तो ट्रांसलेशन में आपको क्या क्या समझ आया, ट्रांसलेशन में पहले TRNA की चार्जिंग होगी, यानी कि उस पर अमीनो एसिड बाइंड होगा TRNA पर, इन दी प्रेजेंस ऑफ ATP वो होता है। फिर क्या होगा, देखो इनिशिएशन स्टेप होता है जिसमें mRNA है और राइबोसोम आएगा। ठीक है, और इनिशिएटर TRNA आएगा, इनिशिएट करेगा जो कोड किस कोडोन को पहचानता है, AUG को। ठीक है, और उसके बाद इलोंगेशन में पूरा का पूरा जो प्रोसेस पॉलीपेप्टाइड बनने का वो होगा। एंड टर्मिनेशन में क्या होगा, टर्मिनेशन में वो जो टर्मिनेशन फैक्टर होगा वो स्टॉप कोडोन से बाइंड होगा और यहाँ पर टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक, और ये याद रखना है कि जो क्या होता है, राइबोसोम होता है वो कोडोन टू कोडोन मूव करता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, कोई चीज है जो कोई भी इंफॉर्मेशन है हमारे जीन में, हमारे DNA में है इंफॉर्मेशन और उसका एक्सप्रेशन होता है जो कि हमें फिनोटाइप दिख रहा है। ठीक है, कोई भी फिनोटाइप, जैसे कि कोई प्लांट था, जैसे मेंडल वाले चैप्टर की बात करते हैं हम, प्लांट था वो टोल दिख रहा है या ड्वार्फ दिख रहा है, फ्लावर का कलर दिख रहा है, या स्टार्च की सिंथेसिस हो रही है, या हाइट बढ़ रही है, या हमारी हाइट बढ़ना, या फिर कुछ भी वेट बढ़ना, हाइट बढ़ना, हमारे कोई एंजाइम्स बन रहे हैं हमारे स्टमक में या कुछ भी, ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है जीन का। ठीक है, एक्सप्रेशन मतलब वो कोई फिनोटाइप मिल रहा है हमें। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन होता है वो फाइनली प्रोटीन की फॉर्म में, और वो प्रोटीन हमें किसी फिनोटाइप की फॉर्म में मिल रही है ना, जो भी चीज बनी है फाइनली प्रोडक्ट। ठीक, और जो हमें ओवरऑल दिखाई दे रहा है, अब उसका एक्सप्रेशन जो है
कि वो चीज जो है वो उसका रेगुलेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, कहाँ कहाँ पे हम उसको रोक सकते हैं या उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं कि भाई ये वाला फाइनली हमें चीज ना मिले। ठीक है, तो उसका रेगुलेशन किस लेवल से किस लेवल तक हो सकता है? जब डीएनए से आरएनए बन रहा हो, कोई जीन है, वो जीन मान लो वो हाइट का जीन है या किसी का भी जीन है, ठीक है, तो हमें कुछ उसमें रोक टोक लगानी है, तो हम जब डीएनए से आरएनए बन रहा है तब रोक टोक लगा दें, तब रेगुलेट कर दे। ठीक है, या फिर दूसरा हम प्रोसेसिंग लेवल पर कर दे जहाँ पे स्प्लाइसिंग वगैरह हो रही है कोई, उसमें हम छेड़खानी कर सकते हैं। तीसरी चीज, जब वो आरएनए जो है वो बाहर जा रहा है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, वहां पे छेड़खानी हो सकती है। या फिर जब आरएनए से प्रोटीन बन रही है वहां पर कुछ भी छेड़खानी की जा सकती है। तो रेगुलेशन जो है एक ब्रॉड टर्म है अलग अलग लेवल पे। तो हम देखते हैं कि जीन का जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं कि जीन एक्सप्रेस कर रहा है, कोई पॉलीपेप्टाइड बन रही है। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में बताया है कि ये जो है ये इन लेवल्स पे जो है रेगुलेशन हो सकता है कि जब डीएनए से आरएनए बन रहा है वहां पे हम कुछ चेंजेस कुछ कर दें, या फिर जब आरएनए की स्प्लाइसिंग हो रही है एक्सोन से, एक्सोन इंट्रोन होते हैं ना, इंट्रोन को जब निकालते हैं वहां से, तो वहां पे कुछ छेड़खानी हो जाए, या फिर जब जाएगा वो तब हो जाए, या ट्रांसलेशन लेवल। और जब हम हायर लेवल पे जाके देखते हैं तो पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल पे भी रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, तो अब हम यही देखने वाला है जीन रेगुलेशन को। तो जीन के बारे में पता है कि जीन जो होता है सेल में होता है एक्सप्रेस, the gene in a cell are expressed to form particular function or a set of function। तो क्या होता है, देखो जीन होता है, हम देखें हम ह्यूमन बीइंग है और हमारे अंदर पता है कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, और वो हर सेल के अंदर ही 46 क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होता है, तो यानी कि उन क्रोमोसोम पर वो जीन भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन हमारी हर सेल तो एक सी नहीं लगती। ठीक है, हमारे अगर हम लीवर की सेल देखें तो अलग टाइप की होती है, आरबीसी अलग है, या ब्रेन में देखें तो वहाँ अलग स्ट्रक्चर दिख रही है। ठीक है, और इंटेस्टाइन देखें या किडनी देखें, सबको देखो अलग अलग, स्किन की सेल है वो अलग है बिल्कुल। तो क्या है, सब में डीएनए तो सेम ही है, सब में जीन तो सेम ही है, लेकिन क्या होता है अलग अलग जगह पर अलग अलग जीन एक्टिव है कि भाई जहां पर जिसका काम चाहिए उसके जीन को एक्टिव रखा जाता है, बाकी जिसका काम वहां पे नहीं चाहिए उनके जीन को वहां पे इनएक्टिव कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ यही बताने की कोशिश की है कि जीन जो होते हैं एक्सप्रेस होते हैं कि पार्टिकुलर फंक्शन के लिए, मतलब अलग अलग फंक्शन होता है, एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है, एक सेट ऑफ फंक्शन होता है। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि कोई एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, और ये ई कोलाई में बनता है, और ये क्या काम करता है, हाइड्रोलाइसिस कराता है डाइसेक्राइड की। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में तोड़ता है। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एज लगा ना, एज जहां लगा हो समझ जाओ कि वो कोई एंजाइम है। ठीक है, और ये जो है ये एक डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड, क्योंकि डाइसेक्राइड क्यों बोला है, ये दो मोनोमर, दो इनसे मोनोसेक्राइड से मिलके बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ये तोड़ता है इसको। ठीक है, लैक्टोज को। तो बैक्टीरिया उसको कब यूज करेगी, मतलब क्या होगा जब उसको लैक्टोज मिल रहा है, ठीक है, तो जब उसके पास लैक्टोज होगा तभी तो उसको जरूरत है ना इसको तोड़ने की। तो यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया को जब खाने के लिए लैक्टोज दिया हमने, तो अगर उसे वो लैक्टोज मिला तो उसको भाई जरूरत है कि तोड़ने की, अगर उसे हम लैक्टोज नहीं देंगे तो वो क्यों तोड़ेगा। तो यहाँ यही बात बोली है कि बैक्टीरिया के पास अगर लैक्टोज है तो वो ये एंजाइम प्रोड्यूस करेगा एंड फिर इसको डाइजेस्ट करके तोड़ेगा, मतलब गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। लेकिन अगर बैक्टीरिया के पास लैक्टोज उसके आसपास नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको जरूरत नहीं है ये एंजाइम बनाने की बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, देयरफॉर इन सिंपल टर्म्स ये बताया गया कि मेटाबॉलिक या फिजियोलॉजिकल या एनवायरमेंटल कंडीशन होती हैं जो रेगुलेट करती है एक्सप्रेशन ऑफ जीन।
तो यानी कि जीन के एक्सप्रेशन को कौन रेगुलेट कर रहा है कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, या हमें हमारी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है या फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पर ही जो है जीन एक्सप्रेस करते हैं। जो कि मैंने पहले भी बताया कि हमारी जो सेल होती है, हर सेल के अंदर वही 46 क्रोमोसोम होते हैं, उनपे सब जीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सब जो है सेम चीज प्रोड्यूस नहीं कर रही है। यहाँ तक कि अगर अभी हम देखें कि हम खाना नहीं खा रहे हैं तो हमारे अंदर वो एंजाइम अभी बन नहीं रहे होंगे ना, जिनको जो डाइजेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही हमने खाना खाया, खाना खाते ही जैसे ही हमने खाना खाया तो, या खाना खाने से पहले भी सलाइवा वगैरह सिक्रेट होने लगता है, कुछ एंजाइम्स भी सिक्रेट होने लगते हैं। तो जैसे ही हमने खाना खाया तो उसके बाद क्या होता है, तो हमने जब खाना खाया, अब हमने कोई मतलब कुछ भी हमने खाया, स्टार्ची फूड खाया या प्रोटीन वाला फूड, मतलब फूड ऐसा ले जिसमें प्रोटीन ज्यादा होती है, फैट ज्यादा होती है, तो उससे मतलब हमारा जो है, जैसे ही हमने खाना खाया तो सिक्रेट करेगा काफी एंजाइम्स, जो हमारी हमारी पेनक्रियाज होती है वो एंजाइम सिक्रेट करेगी, ठीक है, हमारा स्टमक प्रोटीन कुछ सिक्रेट करेगा, HCl वगैरह ये सब कुछ। तो वो जब जरूरत है तभी तो, अगर पहले ही ऐसे बिना बात तो नहीं वो सिक्रेट करता रहेगा ना, ऐसे तो हमें ही डैमेज कर देगा। तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, फिजियोलॉजी के बेसिस पर, एनवायरनमेंट के बेसिस पर, इसके बेसिस पर जो है क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है जीन का, ठीक है। तो जब जरूरत हुई तब वो चीज, अब हमारे घर में हर चीज होती है, ठीक है, घर मतलब आपके घर में, हमारे घर में सारी चीजें हैं, ठीक है, सर्दी के बिस्तर, गर्मी के बिस्तर, लेकिन अभी अभी सर्दी का मौसम खत्म हो गया है, तो क्या आप अभी कंबल ओढ़ेंगे? नहीं ना। तो मतलब आप कंबल उठा के रख देंगे, तो वही मतलब हमारे जीन में भी सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन जिस इंफॉर्मेशन की जब जरूरत है, जिसको एक्सप्रेस करके प्रोटीन बनाने की या कोई एंजाइम बनाने की जब जरूरत है तब वो बनेगा, जब जरूरत नहीं है तब वो उसे शांत रखा जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रोकैरियोट्स में जो होता है, जो कंट्रोल होता है ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन, प्रीडोमिनेंट साइट होती है जीन एक्सप्रेशन के लिए। तो यहाँ बताया जैसे कि यूकेरियोट में ये था कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, और उसके अलावा प्रोसेसिंग लेवल पे भी, और भी उस लेवल बताए हैं। तो प्रोकैरियोट में बताया है कि जब इनिशिएशन होता है तब कंट्रोल होता है, ठीक है। क्योंकि देखो प्रोकैरियोट्स में पता ही है कि जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होगा तो कपलिंग शुरू हो जाती है, ट्रांसलेशन भी साथ साथ शुरू हो जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट होती है, ठीक है, the activity of RNA polymerase at given promoter is in turn regulated by interaction with accessory protein which affect ability to recognize start site। तो यहाँ पर क्या चीज है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो होती है, अगर उसके आसपास जो है प्रोमोटर रीजन है, ऑपरेटर रीजन होते हैं, तो वहां अगर हम, वहां पे अगर हम क्या करें, मतलब कोई ऐसे कोई भी आएगी, वो उसको मतलब कोई भी प्रोटीन होगी, वो वहां पे दिक्कत, वहां पे आके क्या करे, उसकी जो जैसे कि पोलिमरेज है वो बाइंड कर सकता है जहां पे, वहां अगर अगर कोई और आगे खड़ा हो जाए, ठीक है, उसको बाइंड रिकॉग्नाइज ना करने दे, बाइंड हो जाए, उसकी एबिलिटी को अफेक्ट कर दे, तो यहाँ पर चीजें रुक जाएंगी। जो कि जैसे कि हम अभी आगे देखेंगे, रिप्रेसर प्रोटीन जो होती है वो ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या है, RNA पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो रेगुलेटरी प्रोटीन होती है, अब ये जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिवली ही अफेक्ट करे या वो नेगेटिवली ही अफेक्ट करे, वो डिपेंड करता है। अगर वो पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही है तो उसे हम एक्टिवेटर बोलेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो आए और वो एनहेंस कर दे, है ना, या फिर वो आए और ना लगने दे। जब वो एनहेंस करेगी तो वो एक्टिवेटर का काम करेगी, और जब वो रोकेगी उसको तो रिप्रेसर का काम करेगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लेक ओपेरॉन पढ़ के समझ जाएंगे, जो यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। वैसे तो अब यहाँ पर जो है बताया है कि ओपेरॉन जो होता है, देखो ऑपरेटर यहाँ पे बताया है कि प्रोमोटर रीजन जो होता है प्रोकैरियोट में, मैनी केसेस रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विद सीक्वेंस टर्म ऑपरेटर्स, वहाँ पे ऑपरेटर्स भी प्रेजेंट होते हैं, और जो ऑपरेटर रीजन होता है वो प्रोमोटर के ही नजदीक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेटर से अगर कोई रिप्रेसर बाइंड होगी, ठीक है, मोस्ट केसेस में रिप्रेसर बाइंड होती है, तो वो क्या करेगी, पॉलीमरेज वहां पे बाइंड नहीं हो पाएगा, है ना। पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो पाएगा तो जो फाइनली जो है RNA नहीं बन पाएगा। जब स्टार्टिंग ही नहीं हो रही है, RNA पॉलीमरेज बाइंड ही नहीं कर पा रहा है, तो हम ये सब चीजें अब देखेंगे लेक ओपेरॉन में, ठीक है। तो देखते हैं लेक ओपेरॉन।
लेक ओपेरोन क्या है? सबसे पहले लेक ओपेरोन जो है किसने दिया था? जेकोब और मोनोड ने दिया था। और फर्स्ट उन्होंने बताया ये ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम है, ठीक है, जिसको पहले रीड किया गया, ठीक है। लेक ओपेरोन में क्या है कि लेक का मतलब एंड ओपेरोन का मतलब क्या है? लेक का मतलब यहाँ पर है लेक्टोज, ठीक है, लेक्टोज। और ओपेरोन जो होता है यानी कि ओपेरोन होता है जो यहाँ पर जीन जो है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ जीन को हम यहाँ पे ओपेरोन बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि ये हुआ प्रोटोन मतलब प्रोमोटर रीजन, इसके अलावा इसके बराबर में ये ऑपरेटर रीजन है, एंड ये आई जीन है और ये इसका प्रोमोटर है, ठीक है। एंड यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन होता है ZYA, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ग्रुप ऑफ जीन प्रेजेंट है, ठीक है, ग्रुप ऑफ जीन प्रेजेंट है और ये इन सब का एक ही प्रोमोटर हमें दिख रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चर, पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चर। और ये ना प्रोकैरियोट्स में मिलता है, यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक होता है, ठीक है। तो ये पॉलीसिस्टोनिक जो है स्ट्रक्चरल जीन, यहाँ पर एक कॉमन प्रोमोटर है और कॉमन रेगुलेटरी जीन है। ये जो जीन है यहाँ पर ये रेगुलेटरी जीन है। तो कॉमन प्रोमोटर और कॉमन रेगुलेटरी जीन जो है इसको रेगुलेट कर रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा जो हमें जीन दिख रहे हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ जीन दिख रहा है, तो इसको ओपेरोन बोलते हैं। तो ये अरेंजमेंट जो है ये बहुत कॉमन होता है, इसी को हम ओपेरोन बोलते हैं। तो ओपेरोन का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ जीन, ठीक है। और ग्रुप ऑफ जीन सिचुएटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। और ये जो होते हैं ये स्विच ऑन और ऑफ होते हैं इन ए यूनिफाइड मैनर, है ना, स्विच ऑन एंड ऑफ इन ए यूनिफाइड मैनर। यानी कि यहाँ पर ये बात बता भी दी है कि इनका एक प्रोमोटर और रेगुलेटरी जो जीन है वो सबके लिए कॉमन है, ठीक है, वो इनका कॉमन है, इसीलिए इनको क्या बोला है, ये जो है ओपेरोन है। और इसी को बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक, पॉलीसिस्टोनिक जीन यही बोला जाता है। पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे देखो इनका एक ही प्रोमोटर है और ऐसा अरेंजमेंट जो है वो यूकेरियोट्स में नहीं मिलता, प्रोकैरियोट्स में ही मिलता है। तो ये हो गया लेक ओपेरोन। इसके अलावा और भी ओपेरोन होते हैं, जैसे कि ट्रिप्टोफैन ओपेरोन, एरा ओपेरोन, हिस ओपेरोन, वेलिन ओपेरोन एक्सेट्रा। लेकिन हमको जो है 12th क्लास के लेवल पे आपको जो है लेक ओपेरोन के बारे में ही पढ़ना है अच्छे से। तो लेक ओपेरोन में क्या क्या समझ आ गया? लेक ओपेरोन में जो है देखो ये जो हमें दिख रहा है आई जीन, ये रेगुलेटरी जीन है, ठीक है, ये रेगुलेटरी जीन है। और ये 3 स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, ये क्या है? ये 3 स्ट्रक्चरल जीन है। यहाँ पे लिखा है देखो आई जो है यहाँ पर 1 रेगुलेटरी जीन है जिसका जो है आई जीन है। अब आई का मतलब यहाँ पर जो है इंड्यूसर नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आई से कि इंड्यूसर होगा। आई यहाँ पर यूज हुआ है इनहिबिटर के लिए। और जो 3 स्ट्रक्चरल जीन है ZYA, आई जीन जो होता है वो किसके लिए कोड करता है? आई जीन कोड करता है रिप्रेसर ऑफ, मतलब रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। और ये रिप्रेसर किसका है? लेक ओपेरोन का। ये जो है पूरा दिख रहा है हमें, दिस इज लेक ओपेरोन, तो ये इसका रिप्रेसर है। तो यहाँ पर जो और जेड जीन जो होता है ये जेड कोड करता है किसके लिए? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। बीटा गैलेक्टोसाइडेज पीछे भी हमने देखा ना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या होता है? जो डाइसेक्राइड यानी कि जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। अब ये तो पता लग गया जेड कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। और ये बताया कि हाइड्रोलाइसिस करता है, ठीक है, किसमें? ग्लूकोज गैलेक्टोज में। और वाई जीन जो होता है वो किसके लिए कोड करता है? परमिएज। वाई कोड करता है किसके लिए? परमिएज। अब परमिएज से समझ आ रहा है, परमिएज मतलब परमिशन। एक तरीके से ये क्या कर रहा है, ये सेल जो होती है इकोलाई की, उसमें जो लैक्टोज होता है उसके आने के दरवाजे खोल देता है परमिएज जो होता है, ठीक है। ये डाइजेस्ट करता है, ये उसको अंदर उसकी परमिएबिलिटी, परमिएज
मतलब परमिएबिलिटी, ठीक है, परमिएबिलिटी बढ़ा देता है, इंक्रीज परमिएबिलिटी। ठीक, इसके अलावा थर्ड जो होता है वो क्या होता है, ए जीन, और वो ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कोड करता है। ए जीन कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। अब ये ट्रांस एसिटाइलेज एक्चुअली करता क्या है, ये लैक्टोज को एलो लैक्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, एलो लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। ओके, अब ये तीनों जीन जो हैं, तीनों जीन प्रोडक्ट जो होते हैं ये जरूरी होते हैं किसके लिए, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। क्यों, अब देखो जो एक है गैलेक्टोसाइडेज है, ये डाइजेस्ट कराएगा, परमिएज है, ये परमेबिलिटी बढ़ाएगा, तो इस तरह से अंदर गैलेक्टोज आएंगे, ठीक है। जब वो मतलब अंदर क्या आएंगे, लैक्टोज आएंगे, सॉरी गैलेक्टोज नहीं, लैक्टोज, लैक्टोज आएगा, और ये ट्रांस एसिटाइलेज क्या कर रहा है, लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। तो एलोलैक्टोज ही होता है मेन जो जिसको डाइजेस्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो ओपेरोन होता है ना, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा ये चलता रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये रुका हुआ है, क्योंकि अंदर ये अभी हम आगे देखेंगे कि ये लैक्टोज जो होता है, ये लैक्टोज खुद ही आएगा और ये आकर जो है स्विच जो मतलब जो रेगुलेटरी जीन ने स्विच ऑफ किया हुआ था, ये उस स्विच को ऑन करवा रहा है, ठीक है, कैसे करवाएगा वो हम देखेंगे। तो अब यहाँ देखते हैं लैक ओपेरोन को। अब नॉर्मली क्या होता है, इंड्यूसर एब्सेंट है, इंड्यूसर यहाँ पर कौन है, इंड्यूसर है हमारा लैक्टोज, ठीक है। तो जब इंड्यूसर नहीं है, जैसे कि ये कोई जगह है, ठीक है, हम समझ रहे हैं ये हमारी बैक्टीरिया है, अभी इसके बाहर जो है लैक्टोज नहीं है, ठीक है, नो लैक्टोज, नो लैक्टोज। जब लैक्टोज नहीं है तो क्या होगा, ये क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, जेड, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये परमिएज बनाता है, ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है। जब लैक्टोज है ही नहीं तो इन चीजों की क्या जरूरत, नहीं है जरूरत, तो इन्हें क्यों बनवाना। तो ये जो पड़ोसी जो रिप्रेसर है जो ये काम कर रहा है, यहाँ पर जो ये आई जीन है, ये हमेशा जो होता है ये हमेशा बनाता रहता है, हमेशा mRNA बनाता रहेगा, हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन बनाता रहेगा, ठीक है, ये ऑलवेज चलता रहता है। तो इससे रिप्रेसर प्रोटीन बनी, जो ये रिप्रेसर प्रोटीन होती है ये यहाँ पर ऑपरेटर रीजन पे जाके बैठ जाती है, और जैसे ये जाके बैठेगी यहाँ पर जो है आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, आरएनए पॉलीमरेज वो नहीं आ पाएगा, और जब आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बैठ पाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर नो आरएनए सिंथेसिस, ठीक है, कोई आरएनए नहीं बनेगा, फिर नो ट्रांसलेशन, ठीक है, और कोई एंजाइम नहीं बनेगा, नो एंजाइम, ठीक, क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज है नहीं। अब क्या होता है, अब इस बैक्टीरिया के बाहर हमने खाने के लिए डाल दिया लैक्टोज, ठीक है, जैसे ही लैक्टोज इसको दिया तो क्या होगा, अब उस लैक्टोज ने क्या किया, लैक्टोज आता है और आकर, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसर का काम कौन कर रहा है, लैक्टोज कर रहा है, तो ये लैक्टोज आता है और आकर बाइंड कर जाता है इस रिप्रेसर प्रोटीन से। जैसे ही ये इससे बाइंड करेगा, बाइंड कर कर इसने इसको इनएक्टिव कर दिया, ठीक है, ये अब काम की नहीं रही, इनएक्टिव हो गई, तो अब ये यहाँ पर जाके बाइंड नहीं कर पाई ऑपरेटर पे, और ऑपरेटर पे बाइंड नहीं की तो यहाँ पे आराम से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आया, और फाइनली उसने जो है जो आरएनए सिंथेसिस हुई वो ट्रांसक्रिप्शन आराम से हुआ, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, देन ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन होके यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांस एसिटाइलेज ये एंजाइम बन गए, ठीक है। तो यही वाली बात थी ओवरऑल की। तो यहाँ पर देखो, जब जरूर एब्सेंस है इंड्यूसर की, यानी कि जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, तब क्या होता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पे बाइंड कर जाती है, लेकिन जब लैक्टोज या मतलब इंड्यूसर लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज भी लिखा मिल सकता है ना, लैक्टोज या एलोलैक्टोज जब प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर से, एंड आराम से यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होकर मतलब आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा, आराम से यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बन जाएगा, एंड देन ट्रांसलेशन के बाद हमें वो प्रोटीन मिल जाएगी, ठीक है। अब मन में ये अब ये परमिएज जो होता है ये क्या करता है, इंक्रीज करता है परमिएबिलिटी, ठीक है, ठीक है, फॉर लैक्टोज, ये परमिएबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, इसकी इसीलिए जरूरत है। तो मन में आती है कि भाई ये तो बाद में प्रोड्यूस हुआ,
पहले से ये अंदर कैसे आ गया? तो क्या होता है, ये थोड़ा सा जो लेक ओपेरोन होता है, जो थोड़ा थोड़ा सा ये चलता रहता है, मतलब एक बहुत स्मॉल लेवल पे जो है ये काम करता रहता है, ये जीन एक्सप्रेस होते रहते हैं, थोड़े थोड़े एंजाइम बनते रहते हैं, तभी ये आराम से आ पाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्रॉड लेवल पे देखते हैं तो ये ऐसे हमें स्टॉप ऐसे दिखता है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आगे लिखा है कि लैक्टोज जो है यहाँ पर सबस्ट्रेट है किसके लिए? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, और ये जो क्या करता है, रेगुलेट करता है स्विचिंग ऑन एंड ऑफ दी ओपेरॉन। तो कैसे कर रहा है ये रेगुलेट? ये कर रहा है इस तरह से रेगुलेट कि जब ये इसकी एब्सेंस है, एब्सेंस होगी तो ऑफ रहेगा, ठीक है, और जब ये प्रेजेंट है तो ऑन हो जाएगा। इसलिए जो है लैक्टोज को इन्होंने मतलब क्या बोला है, इंड्यूसर बोला है, ठीक है। तो हिंस इसको हम इंड्यूसर बोलेंगे। तो क्या बोला कि एब्सेंस जब होगी, अब क्या होता है, प्रीफर कार्बन सोर्स जो होता है उसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, वो क्या है, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज डायरेक्टली वो उससे एनर्जी लेगा, ठीक है। ग्लूकोज अगर एब्सेंट है, ठीक है, तो ये भी चीज देखनी है कि जब ग्लूकोज नहीं है, अगर बैक्टीरिया के पास ऐसा है ना कि उसके मीडिया में, मतलब ये बैक्टीरिया है और यहाँ पर ग्लूकोज भी है और यहाँ पर लैक्टोज भी है, तो वो फर्स्ट ग्लूकोज को खाएगी, देन वो लैक्टोज को, सारा ग्लूकोज खत्म करेगी, फिर वो लैक्टोज को खाएगी, ठीक है। तो प्रीफर्ड उसके लिए क्या है, ग्लूकोज ही उसके लिए प्रीफर्ड कार्बन सोर्स है। तो जब उसके पास ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तब तो वो लैक्टोज को खाएगी। तो यहाँ बताया कि अगर ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज प्रोवाइड कर दिया बहुत मीडिया में, तो लैक्टोज जो होगा वो सेल में जाएगा और फिर वो क्या करेगा, किसकी एक्शन से, परमेज की। तो यहाँ बताया, तो रिमेम्बर वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन जो है लैकोपेरोन का, वो प्रेजेंट होता है इन द सेल ऑल द टाइम, ऑल द टाइम थोड़ा सा लो एक्सप्रेशन होता रहता है ताकि परमिएज बन सके, क्योंकि परमिएज की वजह से ही अंदर एंट्री मिल पा रही है किसको, लैक्टोज को, ठीक है। तो अदरवाइज लैक्टोज जो है वो एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक। तो ये बात नोट करने की है। तो लैक्टोज देन इंड्यूस, अब लैक्टोज अंदर चला गया, अंदर जाके उसने इंड्यूस किया, वो जो हमने अभी लास्ट स्लाइड पे देखा है। तो जो रिप्रेसर है, रिप्रेसर देखा था कि वो ऑल द टाइम बनता रहता है, यानी कि कंस्टिट्यूटिवली बनता रहता है, ठीक है। आइजीन हमेशा ट्रांसक्रिप्शन करता रहेगा और फिर ट्रांसलेशन होके रिप्रेसर प्रोटीन बनती रहेगी, और रिप्रेसर प्रोटीन का है वो बनती जा रही है, क्या है, उसको रोकने का काम सिर्फ ये कर सकता है, दैट्स वाई हमने इसको इंड्यूसर बोला लैक्टोज को, ठीक है। तो बाइंड होगी वो ऑपरेटर रीजन से, और ऑपरेटर रीजन से बाइंड होगी तो आरएनए पॉलीमरेज वहां पे नहीं आ पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। तो प्रेजेंस होगी जैसे ही इंड्यूसर आया, यानी कि लैक्टोज आया या फिर एलोलैक्टोज, तो उसने क्या किया, उसने रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज फिर आराम से प्रोमोटर पे बाइंड होगा एंड देन ट्रांसक्रिप्शन होगा, और देन वो जो तीनों एंजाइम्स है वो बनेंगे। तो रेगुलेशन जो है ओपेरॉन का कैन आल्सो बी विजुअलाइज्ड एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर हमें एक चीज दिख रही है कि लैक्टोज क्या है, लैक्टोज एक सबस्ट्रेट है, एंड एंजाइम क्या है, एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में तोड़ेगा, यानी कि प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पर हम इसको इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि ये जो हो रहा है, ये सबस्ट्रेट अपने आप आके एंजाइम का जो है वो सिंथेसिस को रेगुलेट करा रहा है कि भाई मुझे तुम्हें प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, मैं आ गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला रिमेम्बर ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज ए इंड्यूसर। तो ये भी याद रखना कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि आप सोचो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज इंड्यूसर की तरह काम करें, नहीं, यहाँ पर लैक ओपेरॉन है, तो लैक ओपेरॉन में लैक्टोज ही इंड्यूसर वाला काम कर रहा है। अब जो रेगुलेशन है लैक ओपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड एज नेगेटिव रेगुलेशन। जब हम रिप्रेसर के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि रिप्रेसर क्या कर रहा है, तो रिप्रेशन नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। लैक ओपेरॉन अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव हमें कहाँ दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है इसकी तरफ से जब यहाँ पे लैक्टोज आ रहा है, और नेगेटिव दिख रहा है किसकी तरफ से, अगर लैक्टोज नहीं है, ठीक है। तो
आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने जो है सबसे पहले जेनेटिक कोड के बारे में देखा, ठीक है। फिर हमने टीआरएनए के बारे में देखा, उसके बाद हमने देखा ट्रांसलेशन के बारे में, एंड ट्रांसलेशन के बाद हमने रेगुलेशन देखा, रेगुलेशन ऑफ जीन, है ना। रेगुलेशन ऑफ जीन के अंदर ही है ये जो है लेक ओपेरोन आता है, ठीक है। तो हमने ये सब कुछ देख लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। जेनेटिक कोड उनके बारे में आपको उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह पता होनी चाहिए अच्छे से। स्टार्ट कोडोन कौन सा है, टर्मिनेशन मतलब स्टॉप कोडोन कौन से हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी है उनकी, ठीक है। और कोडोन ट्रिपलेट है, ओवरऑल कोडोन 64 है, उनमें से 61 कोड करते हैं अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। टीआरएनए की स्ट्रक्चर, टीआरएनए का दूसरा नाम एडेप्टर मॉलिक्यूल, टीआरएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, एंड टीआरएनए के जो आर्म है, एक आर्म जो होती है वो कोडोन को रीड करती है, उसके पास उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस प्रेजेंट होती है टीआरएनए के पास, है ना। और एक हैंड पे वो अमीनो एसिड रखती है अपने, है ना। ट्रांसलेशन के बारे में आपको पता लग गया, इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, टर्मिनेशन में मतलब इलोंगेशन में सारा ओवरऑल पेप्टाइड बॉन्ड बनेगी, ठीक है। एंड कौन कौन इन्वॉल्व होता है ट्रांसलेशन में, ये वाली बात पता लग गई कि एमआरएनए मैसेज लेके आया, टीआरएनए जो है वो अमीनो एसिड लेके आया, ठीक है। और आरआरएनए जो है वो उसने मशीनरी प्रोवाइड की, राइबोसोम, है ना, प्रोटीन के साथ मिलकर। और फिर हम रेगुलर जीन का रेगुलेशन देखा हमने, ठीक है। फिर हमने जीन का रेगुलेशन जो है वो बैक्टीरिया में देखा कि लैक ओपेरन के फॉर्म में, कि वो किस तरह से जीन रेगुलेट होता है। जब जरूरत होती है, जब लैक्टोज है तो उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत है तो उसके लिए एंजाइम प्रोड्यूस होंगे, और जब जरूरत नहीं है तो तब जरूरत नहीं है, तो फिर यहाँ पर स्विच ऑफ रहता है जीन का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएगा अच्छे से। ओके, बाय बाय बच्चों, अच्छे से मिला के पढ़ो।